अ, आज बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा 8वीं और विषय इतिहास घटक स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ भाग 2। मैं सुनील कुमार सिंह सिद्धार्थनगर मनपा हिंदी शाला का शिक्षक हूँ। आप लोगों के सामने इस लेसन को प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी हम इसके पहले स्वतंत्रता आंदोलन भाग 2 में आने से पहले जो भाग 1 में हमने जो पढ़ा था, वो स्वतंत्रता आंदोलन भाग 1 में जो हमने पढ़ा था और उसको जैसे कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस में नरम दल गरम दल होता है और उसमें क्या क्या और विसंगतियां थी, नरम दल के कौन नेता थे, गरम दल के कौन नेता थे, इन सब बातों को इसको पहले हमने पढ़ा हुआ है और जाना है। आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जिसमें बंगाल का विभाजन हुआ। आप बच्चों समझ लो, हमारे देश में उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों की मुख्य नीति क्या थी कि हिंदू मुस्लिम समाज में फूट डालो और राज करो। और इस नीति को अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं। बच्चों, उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, आपके स्लाइड पर दिखाई दे रहा है, लॉर्ड कर्जन ने इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश किया और उसने आग में घी डालने का काम किया। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखो कि बंगाल विभाजन का उनका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही थी। उसके पहले हमारे नेताओं ने हमारी संस्कृति और सभ्यता को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। देश की जनता के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हम अपना शासन खुद चला सकते हैं। ये अंग्रेज लोग हमारे देश के संसाधनों का उपयोग करके जो अपने देश में ले जाते हैं और हमें यहाँ गरीब करते जा रहे हैं, अपनी वहाँ के उद्योग धंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, वहाँ की बनी बनाई चीजों को हमारे देश में ला के बेचते हैं और हमारी चीजों को सस्ते में खरीद लेते हैं। वहाँ से जो बनी चीजें होती बहुत महंगे में खरीद करके हमारा पूरा धन शोख करके वहाँ ले जा रहे हैं। इससे देश की जनता गरीब हो रही थी और उनके अंदर अंग्रेजी शासन प्रशासन के खिलाफ एकदम आंदोलन मन में उठ गया था। इस बात को जब अंग्रेजों ने देखा तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छी तरह से संगठित हो रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम सारे लोग, सिख, ये सारे लोग इकट्ठा होकर के हमारे खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। तो उनकी जो मुख्य नीति थी वो उस पर आ गए और उन्होंने वोट डालो और राज करो का जो एक अंदर उनके भाव था उसको उभारा। और इसके लिए उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन ने, समझो कि जैसे आग में घी डाल दो, आग तेजी से जलने लगती है, उस तरह का काम किया। और बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था। आप जब हम आज बंगाल की बात करते हैं तो आप इस बात को ध्यान में ले लो, कौन सा बंगाल? उस बंगाल में बांग्लादेश, पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश का पूरा हिस्सा और हमारे यहाँ का जो बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, इसका पूरा हिस्सा सम्मिलित था, उड़ीसा भी सम्मिलित था। और उस समय हमारे देश पाकिस्तान, बांग्लादेश सारा एक बड़ा देश था, बृहत्तर भारत था। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये प्रशासन चलाना हमारे लिए बहुत कठिन है। इस दृष्टि से मैं लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, यह डेट हमेशा याद रखो, लॉर्ड कर्जन था और उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। और उस घोषणा से हमारे देश के बहुसंख्यक लोग नाराज हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने देखो आधार क्या बनाया विभाजन का। एक तो दिखाया कि हम प्रशासकीय दृष्टि से सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। आधार बनाया कि जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, जो आज बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल है, और जो
हिंदू बहुल इलाका जो पश्चिम बंगाल, जो हमारा कोलकाता का क्षेत्र है, आज पश्चिम बंगाल है, और वहां के क्षेत्र को दो भाग में बांटा। और इस तरह से बंगाल के विभाजन के कारण हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश किया उन्होंने, और जो राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उसको कमजोर करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन ऊपर से वो बोल नहीं रहे थे, ये छिपी हुई बात थी, छिपा हुआ उनका उद्देश्य था। और मुख्य उद्देश्य भी यही था कि कैसे भी फूट डालो और अपना मतलब हल करो, ये अंग्रेजों का अपना था। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है, आप देखिए, जब ये बंगाल विभाजन हो गया तो केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। जनता जागृत हो गई और उन्होंने 16 अक्टूबर का जो दिन था, उस दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल था। बंगाल को विभाजित नहीं होना चाहिए था। हिंदू और मुसलमान सभी एक हो गए थे। संपूर्ण भारत में, पूरे देश में इसके विरोध में सभा आयोजित की गई। सरकार ने निंदा और भर्त्सना की। सभी स्थानों पर वंदे मातरम गीत गाया जाने लगा। आपको वंदे मातरम गीत के बारे में बच्चों एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि वंदे मातरम आनंद मठ नामक उपन्यास है, जो हमारे कवि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। और उसमें उन्होंने वंदे मातरम, जो हम आज भी गाते हैं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये गीत हम आज भी गाते हैं। उस समय गाया गया कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, और एकता के रूप में दिखाने के लिए सभी बहनों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी होने दो, एक दूसरे को रक्षाबंधन किया, बांधा, रक्षा बांधा। जो आज हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, इसका एक उपक्रम पूरे देश में आयोजित किया गया। और विद्यालयों में, बड़े महाविद्यालयों का बहिष्कार किया गया। विद्यार्थी भी आंदोलन में सम्मिलित हुए। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये सबसे बड़ी चीज है। और इस आंदोलन में का नेतृत्व किए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, और यह रविंद्रनाथ ठाकुर। आप सभी जानते हो बच्चों, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर हमारे देश के नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार रहे हैं, और ये बहुत हर विधाओं में माहिर थे। गुरुदेव को गीतांजलि पुस्तक है उनकी, उस पुस्तक के पर उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और गुरुदेव ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, उसका नेतृत्व किया, और यह बहुत बड़े स्तर पर किया गया। और इस आंदोलन के कारण एक बात और ध्यान में रखो, इस आंदोलन के कारण, बंगभंग आंदोलन के कारण, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दायरा था वह और बढ़ गया। पूरे राष्ट्र पर उनको लोग जानने लगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रही है और ये हमारे हितों की बात कर रही है। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। यह असंतोष जब अंग्रेजों ने देखा, तो जब इस असंतोष को देख करके उन्होंने 1911 में, ध्यान देना, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में। बाद में बंगभंग आंदोलन चलता है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, आनंद मोहन बोस जैसे विद्वान नेताओं ने इसका प्रखर विरोध किया। साथ में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी साथ दिया, और उसके चलते अंग्रेजों को अपना यह निर्णय वापस लेना पड़ा। 1911 जाते जाते उन्होंने अपना बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। इस तरह से हमारे देश में यह आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा। देखिए, इस राष्ट्रीय आंदोलन के चलते कांग्रेस ने एक चतुर्सूत्री प्रोग्राम दिया।
उन्होंने दिया कि 1905 की राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी बड़े ही सुलझे हुए नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे और उन्होंने बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया था और इसको आगे बढ़ाया था कि भाई हमारे देश में बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, वो हमारे आप बांट करके एक दूसरे को सांप्रदायिक आधार पर मत बांटो। इसके बाद 1906 में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का और उसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आज भी देखिए डीएन नगर है अंधेरी ईस्ट में वेस्ट में। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले, बच्चों एक बात देखिए, ये बात पिंच होनी चाहिए कि कौन से शब्द हमारे हिस्ट्री में किस नेता ने सबसे पहले मंच से दिया। और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द सबसे पहले इसका उच्चारण उन्होंने मंच से किया। और मैं थोड़ा सा एक बात और बताना चाहूंगा, दादा भाई नौरोजी ही प्रथम भारतीय थे जिन्होंने आर्थिक आधार पर हिंदुस्तान का एक सर्वे किया अपने स्तर से, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसका नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह इस पुस्तक को दादा भाई नौरोजी ने उस समय प्रकाशित किया कि हमारे देश में जो गरीबी है किस तरह से बढ़ी है और किस तरह से अंग्रेज हमारा संसाधन उपयोग करके आगे ले जा रहे हैं। इसके चलते वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और उसके अध्यक्ष भी हुए और स्वराज शब्द का पहली बार उन्होंने उच्चारण किया। तो ऐसे महान व्यक्तियों ने उस समय हमारे देश के आंदोलन की बागडोर पकड़ी हुई थी। और इस तरह हम देखते हैं महाविद्यालयों का बहिष्कार किया गया और दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में जब कांग्रेस चल रही थी उस समय कांग्रेस ने एक चतुसूत्री संदेश दिया कि एकजुट रहो, जी जान से प्रयास करो, स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करो, जिससे आज जो लाखों करोड़ों भाई निर्धनता, भूखमरी और रोगों के शिकार हो रहे हैं उन्हें बचाया जा सके और विकसित राष्ट्रों में भारत को जो सम्मान और स्थान प्राप्त था वह फिर से हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये जो ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश शासन था, उससे हमारे देश की संपत्ति जाने से हम और गरीब होते जा रहे। पहले भारत का विदेशों में बहुत सम्मान था, लेकिन अंग्रेज जो हमारा सब लूट के ले जा रहे थे उसके चलते फिर से गरीबी छा जा रही थी। इसके विरोध में इस अधिवेशन में चतुसूत्री संदेश को प्रसारित किया गया, जिसमें स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा को सभी ने एक मत से स्वीकार किया और विदेशी चीजों का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन के कारण हम खुद स्वयं पूर्ण और आत्मनिर्भर बनेंगे। स्वदेशी के मार्ग अपना करके चलने से हमारे देश की पूंजी और संसाधन, मनुष्य जो मानव श्रम था, सब हमें एक जगह ही इकट्ठा करके मिलेगा और हम प्रगति और उन्नति कर जाएंगे, ऐसा विचार था। विदेशी वस्तुओं और वहां का जो सामान बनाया आया था उसका बहिष्कार करना और पहली सीढ़ी है तो विदेशी सामान का बहिष्कार करिए। इन नेताओं का मानना था बहिष्कार के कारण ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ पर ही हम आघात कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? जब हम बहिष्कार करेंगे, उनकी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ी बात होगी कि उनको पैसा नहीं मिलेगा, हमारा धन हमारे पास रहेगा। उनकी वस्तुओं को हम खरीदते हैं तो वह वस्तु का जो पैसा होता है ज्यादातर उनके यहाँ चला जाता था, जिसके चलते वो लोग धनी होते जाते थे और हम गरीब होते जाते।
इस तरह से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार उन लोगों के मूल में था, और वो उनका भी दिमाग, अंग्रेजों का दिमाग बिल्कुल व्यापारिक था, और उस चीज को अपने मूल उद्देश्य को नहीं छोड़ रहे थे। और आगे हम देखते हैं बच्चों, हमारे बीच में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे एक नेता थे। उन्होंने 1905 में एक समाज की स्थापना किया था, भारत सेवक समाज। यह लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ाना, लोगों को अपने खुद के स्वार्थ को, अपने व्यक्तिगत फायदे को छोड़कर राष्ट्रीय भावना जिसमें उदय हो, उसका ध्यान देना था। धर्म और जाति के विरोध को एक दूसरे से नष्ट करना था कि भाई हम एक हैं, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हम अलग जाति के हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के हम विरोधी नहीं हैं। सामाजिक सौहार्द बढ़ाना, एक दूसरे को भाईचारा, प्रेम ये आपस में बढ़ाना, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले जी के भारत सेवक समाज के द्वारा प्रचार और प्रसार किया गया। शिक्षा का प्रसार किया गया। भारत समाज सेवक समाज के मुख्य उद्देश्य थे कि लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें। देखिए, एक बात तो पक्का था, अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए हुए थे। वो हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे थे, और कांग्रेस में भी विचारधारा की लड़ाई होने लगी। एक विचारधारा ऐसी थी जो नरम थी, और एक विचारधारा ऐसी थी जो गर्म थी। हमने पीछे भी कांग्रेस विभाजन के बारे में बात किया था, और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जब 1907 का समय आता है तो सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में दोनों का, नरम और गरम दल में जो कांग्रेस बटे हुए थे, वैचारिक मतभेद अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गए, बहुत ज्यादा बढ़ गया। नरम पंथी क्या कहते थे कि भाई स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव को अलग किया जाए, मगर गरम पंथी को यह बात मंजूर नहीं थी। वो चाहते थे यह दोनों प्रस्ताव एक साथ पास होना चाहिए, स्वदेशी और विदेशी सामान का बहिष्कार होना ही चाहिए। तिलक जी का मत था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय मंच है, इसमें फूट नहीं पैदा होनी चाहिए। अधिवेशन के समय तनाव बढ़ता गया और दोनों के बीच में समझौता नहीं हो पाया, और आखिर में कांग्रेस में फूट पड़ गई। अब इस तरह से, और इस जो नरमपंथी नेता थे, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता ने गरमपंथी नेताओं पर आरोप लगाया कि भाई गरमपंथी नेता राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने अधिकार और नियंत्रण में लेना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसमें लाला लाजपत राय ने बीच बचाव किया और एक दूसरे को पास लाने की कोशिश की, लेकिन ये फूट पड़ गई तो पड़ गई, उसमें एक दूसरे को आप पास में वो लोग ला नहीं पाए थे, और यह सूरत अधिवेशन में पराकाष्ठा पर पहुंची। उधर अंग्रेजों का देखिए, अंग्रेज इस चीज के चक्कर में थे कि इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए, आंदोलन को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। बंग भंग का जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसको देख करके अंग्रेज डर गए थे, बेचैन हो गए, और इस आंदोलन की रोकथाम के लिए उन्होंने साम दाम दंड अर्थ भेद सारी नीतियों का प्रयोग करने का फैसला किया। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज, इस आंदोलन को रोकने के लिए सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। आज हम देखते हैं जगह जगह पर लोग सार्वजनिक सभाएं करते हैं, लेकिन उस समय सार्वजनिक सभा करना ही अपराध घोषित कर दिया गया, और इस कानून को बड़ी कड़ाई से पालन किया गया। इसके लिए कठोर दंड दिए गए। जो विद्यालय में बच्चे जाते थे, पढ़ने वाले बच्चों को भी हंटर से पीटा गया। कई सारे समाचार पत्रों पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया गया, और सरकार की आलोचना करने के आरोप लगा करके जो प्रिंटिंग प्रेस थे, छापे खाने थे, उनको बंद कर दिया गया। उसके जो लेखक थे, संपादक थे, उनको जेलों में बंद कर दिया गया। और सरकार ने जो गरमपंथी नेता थे, उनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई किया।
और बंगाल में इसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। कहीं कहीं इसके चलते कहीं कहीं गर्मपंथी नेताओं ने गोलीबारी और बम के हमलों का मार्ग अपनाया और अहिंसात्मक होने लगा आंदोलन। अहिंसात्मक आंदोलन जो था एक तरह से हिंसात्मक आंदोलन की तरफ बढ़ने लगा और इन बम हमलों का केसरी समाचार पत्र के माध्यम से समर्थन जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था, उसके चलते उनको राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। और जेल वो कहाँ है? म्यांमार में है। इसका हमने एक बार चर्चा किया था, मंडाले जेल, वहां पर बंद कर दिया गया 6 साल के लिए। और बिपिन चंद्र पाल को फिर भी उनको भी जेल में डाल दिया गया और लाला लाजपत राय को पंजाब से ही निकाल दिया गया, उनको भी प्रांत से बाहर कर दिया गया। इस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश के आंदोलन को, जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, कुचलने का प्रयास किया। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। और इस प्रयास के एक और कड़ी में अंग्रेजों ने और भी एक बड़ी बात किया कि उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। अंग्रेजों का मानना था कि वोट डालो और राज करो। मैं पहले भी इसकी चर्चा किया। इस नीति का सहारा लिया और अंग्रेजों ने कहना शुरू कर दिया, भाई मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, उसके लिए एक अलग से संगठन होना चाहिए, राजनीतिक संगठन होना बहुत जरूरी है। और इस चीज का उन्होंने आगे बढ़ाया और इसके चलते और अंग्रेज सरकार ने प्रोत्साहन दिया और मुस्लिम समाज का जो उच्च वर्गीय एक प्रतिनिधिमंडल था उस समय के आगा खां के नेतृत्व में, और उसका उनको सहारा मिला गवर्नर लॉर्ड मिंटो से। लॉर्ड मिंटो भी उनका सहायता किया और लॉर्ड मिंटो और अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने प्रेरणा दिया, जिसके चलते 1906 में, यह डेट हमेशा याद रखो दिमाग में, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। जैसा कि आपको देखिए स्लाइड पर मैं फोटो डाला हूं, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना हुई। और वहां पर देखो बैठा हुआ है, मिंटो भी बैठा है और आगा खां भी बैठे हुए हैं। और उसकी स्थापना 1906 में हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस तरह से वोट डालो और राज करो की नीति को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के कामों को लेकर बहुत असंतोष था। जनता की भावना यह व्याप्त थी कि भारतीय जनता निर्धनता का मूल कारण कौन है? ये अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां हैं, कर्जन की दमन नीति, पढ़े लिखे भारतीयों को नौकरियों में समाविष्ट नहीं करना, भारत के बाहर अफ्रीका में भारतीयों के साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया जाना और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करना, इन बातों से असंतोष बढ़ता गया। भारतीयों के इस असंतोष की अस्थायी मरहम पट्टी करने के लिए मॉर्ले मिंटो सुधार एक कानून के रूप में 1909 में बनाया गया। और मॉर्ले मिंटो जो कानून बनाया गया, एक तरह से देश की जनता को बरगलाने के लिए यह कानून बनाया गया। इसमें देखो बच्चों बहुत सारी विशेष बातें हैं। इसमें मुसलमानों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की योजना बनाई गई और कुछ निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को विधि पालिका में सम्मिलित कराने का प्रावधान किया गया। अंग्रेजों की इस कुटिल नीति का भारत में अलगाववादी जो प्रवृत्ति थी उसके बीज बोए गए, जिसके चलते लोगों के मन में, अब समझो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हिंदू और मुसलमान के लिए, मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की योजना उन्होंने इस सुधार के द्वारा बनाई, जो एक अच्छी बात नहीं थी और वोट डालो और राज करो वाली बात थी। इसके आगे हम देखते हैं कि 1916 का जो समय था
उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है और इस अधिवेशन का नेतृत्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस में जो मतभेद थे उसको खत्म करने की बात हो रही थी। जो गर्म दल, नरम दल और तमाम तरह के जो मतभेद थे उसको दूर करने की बात की गई थी। और इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक समझौता हुआ और इस समझौता को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। लखनऊ समझौता में यह हुआ कि मुसलमानों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र को राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान्यता दिया और भारत को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करा देने के उद्देश्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सहयोग करना मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। इस तरह से इसको हम लखनऊ समझौता कहा जाता है इतिहास में। और जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ, इसमें अलग अलग विचारधारा के लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, आगे देखो, होम रूल लीग आंदोलन भी उस समय चला। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, जब तिलक जी 1914 में तिलक जी कारावास से रिहा हुए, उस समय यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और इस युद्ध का सीधा प्रभाव हमारे भारत में रहने वाले लोगों पर पड़ने लगा। बहुत जरूरत की चीजों का दाम बहुत बढ़ गया था। अंग्रेज सरकार ने भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके चलते भारतीयों में असंतोष बढ़ रहा था। इस स्थिति में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग का आंदोलन प्रारंभ किया। होम रूल लीग का मतलब है कि हम अपना शासन स्वयं चलाते हैं। इसे हम स्वशासन भी कहते हैं। इसके पहले देखिए इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। इसकी प्रेरणा मिली थी कि आयरलैंड में उपनिवेशवाद के विरोध में एक ऐसा आंदोलन शुरू हो चुका था। इसी आधार पर भारतीय होम रूल लीग आंदोलन ने स्वशासन के अधिकार अंग्रेज सरकार के पास से मांगे और डॉक्टर एनी बेसेंट जो आयरिश लेडी थी, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। लोकमान्य तिलक जी ने भी इसका नेतृत्व किया और उन्होंने पूरे देश में एक अपना दौरा किया जिससे लोगों का स्वशासन की मांग पहुंचाई जा सके। तिलक जी ने उसी समय कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर ही रहूंगा। एक बार मैं फिर से कहता हूं ये लाइन। तिलक जी ने बड़ी ही मजबूती के साथ कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे पाकर ही रहूंगा। उनका ये नारा आज भी बहुत सारी जगहों पर हम लोग कोट करते ही हैं और उन्होंने इस नारे से पूरे देश को आंदोलित किया और होम रूल लीग आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब बच्चों, हम देखते हैं, जैसा कभी मैंने चर्चा किया था कि 1914 में जब तिलक जी जेल से रिहा हुए थे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। यह प्रथम विश्व युद्ध की बात करते ही आपके मन में बात आती होगी कि है क्या चीज। प्रथम विश्व युद्ध था, एक तरफ जर्मनी के नेतृत्व में इटली, जापान की सेनाएं थी और दूसरी तरफ इंग्लैंड के नेतृत्व में अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, रूस, पुर्तगाल, बहुत सारे देशों की सेनाएं थी और इनके बीच में पहली बार इतने बड़े स्तर पर युद्ध छिड़ गया। यह प्रथम विश्व युद्ध था और इस विश्व युद्ध का असर हमारे देश पर पड़ना लाजमी था। उस परिस्थिति का हमारे भारतीय जनता में जो असर पड़ रहा था उसके चलते और देश में असंतोष का वातावरण बना हुआ था। यूरोप में युद्ध जन्य जो स्थिति थी और भारतीय जनता में जो असंतोष था, होम रूल आंदोलन की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता थी,
इस परिस्थिति में भारतीयों का सहयोग अंग्रेजों को चाहिए था और उन्होंने इस सहयोग के लिए देखे क्या किया। आगे उस समय जो हमारे देश का एक मंत्री हुआ करता था जो लंदन में बैठता था, उसको भारत मंत्री कहते थे, और इसको हम पहले भी इसकी चर्चा की है। तो भारत मंत्री जो मॉन्टेग्यू था, वह 1917 में घोषणा किया कि भारत को उसका स्वशासन का अधिकार और उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाएगी। यह घोषणा उन्होंने लंदन में किया और तिलक ने भी घोषित किया कि सरकार की मांगों के बारे में भूतपूर्वक और विवेकशीलता से काम लेगी तो भारतीय सरकार और भारतीय जनता सरकार का सहयोग करेगी। और तिलक जी की इस नीति को प्रतियोगी सहकारिता कहा गया। मतलब हम उनसे विरोध करते हुए भी, प्रतियोगिता करते हुए भी उनका हम सहकार करते हैं, इसलिए इसको प्रतियोगी सहकारिता कहा गया। और प्रथम विश्व युद्ध को लेना था, इसलिए इस तरह की बातें उस समय हुई। आगे हम देखते हैं बच्चों, उसके चलते मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ये दो अंग्रेज ऑफिसर थे और उस समय वायसराय भी थे। मॉन्टेग्यू भारत मंत्री था और चेम्सफोर्ड वायसराय था। और उन्होंने एक कानून 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा और इस कानून के चलते भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। और इस विधेयक, संवैधानिक सुधार का जो कानून लाया गया, उसको इसे मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं या रिपोर्ट कहते हैं। इस कानून के अनुसार हमारे देश में जो दोयम दर्जे के खाते भारतीय मंत्रियों को दिए गए, जो अच्छा विभाग, हमारे देश के जो मंत्री थे, जो यहाँ के नेता बने हुए थे, उनको अच्छा विभाग नहीं दिया गया था। और उसके चलते हमारा देश कि में कुछ लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और इस अधिकार जो बाकी सब बड़े बड़े विभाग थे, वित्त, राजस्व, गृह मंत्रालय। अच्छा, हम कभी कभी चर्चा करते हैं बच्चों, ये वित्त विभाग क्या है? वित्त विभाग मतलब फाइनेंस। आज भी वित्त मंत्री होते हैं। तो ये जो धन और पैसे से लेन देन का सब होता है, पूरा पैसे का लेन देन का जो विभाग होता है, धन का विभाग, आर्थिक मंत्रालय समझो, इसको हम वित्त विभाग कहते हैं। और इससे पूरी अर्थव्यवस्था, जैसा आप सभी जानते हो, कि संचालित होती है। वित्त विभाग और राजस्व मतलब इसी विभाग से एक मिलता जुलता विभाग है, जिसमें हम टैक्स लगाते हैं, टैक्स वसूली करते हैं। ये राजस्व से संबंधित है। क्योंकि ये शब्द थोड़ा पारिभाषिक हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसकी चर्चा कर देना चाहता हूँ। और इसको, वित्त को कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे देश में, और राजस्व विभाग को टैक्सेशन से संबंधित है। जो टैक्स लिया जाता है उससे संबंधित है, उसका निर्धारण किया जाता है उससे संबंधित है। इस तरह से हमारे देश में उस समय जो महत्वपूर्ण विभाग थे, अंग्रेजों ने अपने पास रखा, और बाकी जो चीजें थी जो अच्छा नहीं था, उसको उन चीजों को भारतीयों को दिया जो कम महत्वपूर्ण थे, दूसरे दर्जे के विभाग थे। गृह मंत्रालय भी अंग्रेजों ने अपने पास रखा था। इस तरह से ये सभी जो वहां उस समय के गवर्नर थे, उनके अधिकार में सभी विभाग हुआ करते थे। 1919 में जब ये कानून बना और भारतीयों द्वारा उत्तरदायी सरकार की मांग को
पर्याप्त मात्रा में पूर्ण नहीं किया गया था, इस कानून ने सबको निराश किया। और इस कानून की जो निराशा हुई, इस कानून को लोकमान्य तिलक ने यह कहकर आलोचना किया कि यह स्वराज्य नहीं है और ना ही उसकी नींव है। सभी भारतीय इस बात को समझ चुके थे कि यदि सरकार को झुकाना है तो आंदोलन को और भी प्रखर और भी हमें तेज बनाना होगा और इसकी आवश्यकता है। और हम भारत के नए आंदोलन के लिए, जो अभी का आंदोलन चला, आगे आने वाले समय के आंदोलन के लिए इसकी और तेजी लाना होगा और तेज जबरदस्त संघर्ष के साथ ही अंग्रेजों को झुका सकते हैं। इस तरह से ये जो हमारा अभी का हमारा जो ये शुरू हुआ आंदोलन, दूसरा स्वतंत्रता का आंदोलन भाग 2, इसमें हमारे देश के लोगों ने काफी परिश्रम किया, लेकिन अंग्रेज भी कम नहीं थे। वो बार बार अपनी साम दाम दंड अर्थभेद की नीतियों के द्वारा लोगों को दबाने की कोशिश किया। देश में बंगाल विभाजन कराया और देश के लोगों का फायदा लेने के लिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का उपयोग किया, क्योंकि अंग्रेजों की सेना में भारतीय बहुत थे, लाखों की संख्या में थे और उसकी उनको जरूरत थी। और वो लेकर के वहां लेके जाके विश्व के अनेक देशों में जाके लड़ाई लड़े थे। और लेकिन जो हमसे वादा करते थे वो पूरा नहीं करते, और इसके चलते हमारा आंदोलन और आगे बढ़ाना पड़ा। तिलक जी ने जो उनको अपने तरफ से जो एक सहकारिता की बात की थी, प्रतियोगी सहकारिता की, वह भी सफल नहीं हुई। तो तिलक जी को मजबूरन ये कहना पड़ा कि स्वराज्य नहीं है और ना ही उसकी नींव है। तो अगली बातें अब हम अगले लेसन में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा गृह कार्य, गृह कार्य के लिए आपको टिप्पणी लिखना है बंग भंग आंदोलन के बारे में और कांग्रेस के चतुसूत्री क्या थे बच्चों। उसके बाद देखिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको भरना है। भारत सेवक समाज की स्थापना डैश ने की थी। आपको 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है। गणेश वासुदेव जोशी, भाऊ दाजी लाड, म गो रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो अभी मैंने चर्चा किया था, उसके हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हैं। और अगर किसी को आ रहा है तो आप बता भी सकते हैं मुझको अभी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया? पुणे में, कोलकाता में, मुंबई में। तो आपका ये गृह कार्य रहेगा, आप इसको घर पे अपना पढ़ेंगे और करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको यह घटक अच्छी तरह से समझा होगा और कक्षा 8वीं के लिए नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो और नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। हेलो। तो बच्चों,